गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन। पार्लियामेंट आज हम स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे लिए। ठीक है, इसके लगभग मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। ठीक, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, पार्लियामेंट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको अच्छे लेवल में, लाइक नॉट ओनली फॉर द सीडीएस एनडीए, आपको सीपीएफ लेवल तक का करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको कहीं और से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम पार्लियामेंट शुरू करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसद। ठीक, उसका ये है पार्ट 1। ओके, और तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्लियामेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना यार, मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ, कोई ज़्यादा कहानी वानी अपने पास है नहीं। पार्लियामेंट, इसको हम गवर्नमेंट का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। ठीक, क्योंकि हमने ये थोड़ा थोड़ा ब्रिटेन से फॉलो किया है। ठीक, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोलते हैं इसको। चलो, पार्लियामेंट जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको पता है, कोई ना कोई आर्टिकल दिया होगा। तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 122 तक है पैसे। लेकिन जो भी है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये पार्ट जो भाग है अभी 5वां चल रहा है अभी तक हमारा। ठीक है, जब से प्रेसिडेंट शुरू हुआ था, जिसमें था दी सेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो अभी तक सब सेंटर के बारे में चल रहा है। ठीक, तो पार्लियामेंट है, आर्टिकल नंबर 79 बोलता है कि इंडिया के पास एक पार्लियामेंट होगी। ठीक, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक है हमारे दादी जी, दैट इज और प्रेसिडेंट। ठीक, तो हमने इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, लोकसभा राज्यसभा। तो 79 में तो ये बोला है कि हमारे पास एक पार्लियामेंट होगी इंडिया के पास। ठीक, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन लोकसभा आता है आर्टिकल नंबर, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी। तो जो हमारा राज्यसभा है ना, वो अंडर आर्टिकल 80 आता है, और लोकसभा अंडर आर्टिकल 81। ठीक, 79 में हमारा पार्लियामेंट के बारे में दे रखा है। तो अब हम एक काम करेंगे, एक एक करके दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वैसे तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लाइक जो भी है ज़्यादा डेटा नहीं करेंगे, तो टेंशन मत लो, सब करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, लोकसभा एक साइड में रखते हैं और राज्यसभा एक साइड में रखते हैं, आपको दोनों समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ईजिएस्ट वे है, कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा, कुछ चीज़ें आप बेसिकली समझ जानते होगे पहले से ही। ठीक, तो चलो, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन से पहले कि भाई यहाँ पे बंदे आते कैसे हैं। उससे पहले उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कि भाई हु कैन फाइट इलेक्शन, और वो कौन लोकसभा में आ सकता है और कौन राज्यसभा में आ सकता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो बंदा लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ेगा, उसकी जो एज है, देखो सिटीजन ऑफ इंडिया तो चाहिए चाहिए। ठीक, सिटीजन ऑफ इंडिया तो हर जगह चाहिए। एज है, वो है 25+ होना चाहिए लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30+ है, 35+ है। देखो ये चीजें ना कंफ्यूज कंफ्यूजन कर देती हैं कई बार, इफ यू आर नॉट, लेकिन इनको अगर आप वो वैसे नहीं करोगे तो कंफ्यूजन कर देंगे ना। गिव मी अ सेकंड, मैं ही भूल गया। हाँ, 30+। तो कई बार हो जाता है मिस्टेक। चलो, 30+ चाहिए राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए चाहिए 25+। ठीक, इसके अलावा जिसको भी इलेक्शन लड़ना है ना, लोकसभा राज्यसभा, मैं कुछ चीज आपको एक बार क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा गलती मैं खुद कर रहा हूँ। देखो, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक, यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनको हम डायरेक्टली वोट देते हैं। ठीक, इन लोगों को हम डायरेक्टली वोट देते हैं जाके। ठीक, तो ये लोग लोकसभा में आते हैं। लेकिन जो लोग राज्यसभा में आते हैं, सबसे पहले बेसिक तो ये बात है कि राज्यसभा में लोग कहाँ जाते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं देते। उनको इनडायरेक्टली कैसे, अब राज्यसभा मतलब कि हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक, नाम से ही है हाउस ऑफ स्टेट्स। तो इसमें स्टेट्स में क्या होता है आपको पता ही है। स्टेट्स में दो चीजें होती हैं, आपका एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको बोलते हैं विधानसभा, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं विधान परिषद। ठीक,
तो विधानसभा में लोग होते हैं जो जिनको हम डायरेक्टली वोट करते हैं फिर स्टेट में, ठीक है, इनको हम डायरेक्टली वोट करते हैं। और ये क्या होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, यानी कि नॉमिनेटेड होते हैं। और वो कौन से होते हैं, 1/6 1/4, वो जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा, स्टेट वाला से पढ़ाऊंगा। अभी बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस यहाँ पे इतना है कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, इनको बोलते हैं राज्य की विधानसभा। ये लोग नॉमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट नहीं करते। देखो, विधानसभा के लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो था ना, उससे ये लोग इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं, पर्सन्स को, एमपीज को, ठीक। और ये लोग कहाँ भेजते हैं, इनको राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक। ये एक्चुअली पॉपुलेशन वाइज होता है, सबसे बड़ी बात कि किसी स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है तो राज्यसभा में सीट्स ज्यादा मिलेंगी, कम है तो कम मिलेंगी, सेम लोकसभा, ठीक। जिस स्टेट्स का जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, मतलब जनसंख्या, उतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। तो लोकसभा के लोग डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा के लोग राज्यों की विधानसभा इलेक्ट करके भेजती हैं राज्यसभा में। पहली बात तो ये है, ठीक। अब देखो, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है, जिसको भी एमपी बनेंगे, दोनों आके लोकसभा में भी एमपी बनते हैं और राज्यसभा में भी आके एमपी बनते हैं। तो जो भी बंदा एमपी के लिए इलेक्शन फाइट करेगा, चाहे वो डायरेक्टली लोकसभा से करे या फिर इनडायरेक्टली राज्यसभा से, उसको एक ओथ लेनी होती है, यानी कि एक शपथ लेनी होती है। किस चीज के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए भी एक ओथ चाहिए, ठीक। वो ओथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या ये दिलाएगा या फिर इसके द्वारा कोई बंदा अपॉइंटेड होगा, वो क्या करेगा, इनको ओथ दिलाएगा, ठीक। समझ गए। इसके अलावा आपने देखा होगा रिजर्व सीटें होती हैं बहुत सी जगह पे, SC ST के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो इनका क्या होता है मतलब, अब कहीं एक जगह मान लो है कि लोकसभा में इस सीट पर सिर्फ SC ST का बंदा लड़ सकता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सीट रिजर्व है उस पे सिर्फ और सिर्फ SC ST कम्युनिटी का ही बंदा उस सीट पे लड़ेगा। इसके अलावा मान लो यूपी है, यूपी में मान लो टोटल कितनी सीट्स हैं, टोटल अराउंड 60 या 70 जो भी हैं। मान लो 60 में से 20 सीटें हैं जो सिर्फ मान लो SC ST के लिए आरक्षित हैं, ठीक, कि इन पर सिर्फ SC ST वाले बंदे आएंगे। तो इन 20 सीटों के लिए सिर्फ और सिर्फ SC ST कम्युनिटी का बंदा ही इलेक्शन लड़ेगा। इसके अलावा इसको ये फायदा होता है कि इन 20 के अलावा वो इन 60 के लिए भी लड़ सकता है, बचे हुए 40 जो भी हैं उनके लिए भी लड़ सकता है, ठीक। इनके लिए तो SC ST का सिर्फ चाहिए। तो रिजर्वेशन तो आपको पता ही है, उसका मतलब वही होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं दोनों हाउसेस के बारे में, ठीक है। चलो भैया, स्टार्ट करते हैं हमारा लोकसभा से। मैंने जो सोचा था वो तो हो नहीं पा रहा है, तो चलो लोकसभा ही पढ़ लेते हैं पहले, ठीक। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, ठीक, वो पहले थे 552, लेकिन अभी 550 हो गए, क्योंकि जो दो थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मतलब नॉमिनेट करते थे हमारे दादाजी दादी जी जो भी थी, लेकिन अभी ये कैंसिल हो गए, ठीक। 550 मेंबर्स हैं अभी, जिसमें से 200 बोल रहा हूँ, करंटली कितने हैं, करंटली अराउंड 545 है, ठीक। जिसमें से 530 स्टेट से आए हैं डायरेक्टली, और जो बचे हुए 15 समथिंग है, वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं हमारे यूटी से, ठीक। समझ गए। अच्छा, इन बंदों को इलेक्ट करने के लिए जो हम लोग वोट देते हैं, उसकी एज आपको पता है 18+ होनी चाहिए, ठीक। वोटिंग जो एज है अभी, वो है एटलीस्ट 18+, ठीक। तो आपको पता है ये 18+ का जो हुआ है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड हुआ है। पहले तो थी बिफोर 1988 से पहले एज थी 21, ठीक। लेकिन एक 61st अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखना, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो भी हमारा 1988, ये बोलता है कि जो वोटिंग की एज है वो 21 से घटाकर अब कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, 61वां हमारा अमेंडमेंट नंबर है, ठीक। ऐसे ही यूटी वाले लोग अपॉइंट करके भेजते हैं, यहाँ अपॉइंट करके नहीं, सॉरी, हम लोग उनको वोट करते हैं। जो लोग यूटी में रहते हैं वो वहाँ पे इलेक्शन को करते हैं इन लोगों का, और जो स्टेट्स में रहते हैं वो स्टेट वाले एमपीज का इलेक्शन करके सीधे भेजते हैं लोकसभा में, ठीक।
अब हम बात करते हैं लोकसभा का टेन्योर कितना होता है। ठीक, कि अगर लोकसभा एक बार बन गई तो उस कितने साल तक चलती है। तो भैया लोकसभा कंटिन्यूअस नहीं चलती है, इसका जो टेन्योर होता है वो होता है जनरली 5 साल। ठीक, एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद 5 साल के लिए गठित हो जाती है। ठीक, 5 साल के बाद ये खुद से डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आप ही घट जाएगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे, कुछ चीजें मैं ये बताता हूँ, अगर प्रेसिडेंट, मैंने आपको प्रेसिडेंट की पावर्स में बताया था कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको बिफोर 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और अगर प्रेसिडेंट ने ये काम किया तो उसके लिए क्या उनकी उस चीज को कोर्ट जाया जा सकेगा? नहीं, ये चीज कोर्ट में जाने लायक नहीं है, इसके आप चुनौती नहीं दे सकते कोर्ट में। ठीक है, मान लो लोकसभा 5 साल तक चल गई, उसके बाद अचानक से मान लो हमारे देश में लग गई नेशनल इमरजेंसी। ठीक, जो अंडर आर्टिकल कितने लगती है, मैं जब आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही, अभी के लिए आप याद रख लो। अंडर आर्टिकल 352 लगती है, इसके ग्राउंड्स क्या है वो मैं आपको सब बताऊंगा तब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा। खैर, तो मान लो इमरजेंसी लग गई, अब इमरजेंसी में तो इलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा प्रोसेस में? तो भैया ये हमारे पास लाइक लोकसभा का एक टेन्यूर बढ़ाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि एक बार में, मतलब कि 5 साल हो गए पूरे, अब इलेक्शन नहीं हो पा रहा तो एक बार में 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। ठीक, एक एक साल करके आप कितने भी साल बढ़ा सकते हो लोकसभा का टेन्योर आफ्टर 5 इयर्स। लेकिन वंस इमरजेंसी जैसे ही खत्म होगी, इमरजेंसी खत्म होते ही आपको कितने महीनों के अंदर, विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा और नई लोकसभा आएगी। यानी कि मतलब आप समझ गए कि जो पुरानी लोकसभा है वो 5 साल के बाद एक एक साल करके कितने भी साल आप बढ़वा सकते हो जब तक इमरजेंसी चल रही है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी एक बार खत्म होगी उसके बाद मैक्सिमम जो लोकसभा का टाइम पीरियड हो सकता है वो हो सकता है 6 महीने, क्योंकि इसके अंदर, इसी के टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराएगी दोबारा से। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लोकसभा का टेन्योर की बात। अब बात करते हैं हम, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं जिनको नहीं होना चाहिए लोकसभा में, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक, अब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। किन को डिस्क्वालीफाई किन किन केसेस में किया जा सकता है। अभी मैंने आपको राज्यसभा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बोलो तो बता देता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड। सुनो भैया, तो राज्यसभा के बारे में आपको एक बेसिक बताता हूँ। अब देखो राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250। ठीक, जिनमें से 238 होंगे इलेक्टेड, बचे हुए 12 होंगे नॉमिनेटेड। नॉमिनेट कौन करेगा? हमारे दादाजी करेंगे, ठीक, या दादी जी, यानी कि प्रेसिडेंट साहब। 5 फील्ड से, मैंने आपको फील्ड बताए थे, 5 नहीं 4 है आई गेस। आर्ट, ठीक, फिर लिटरेचर, कौन सा था, खेल यानी कि स्पोर्ट्स, ठीक, स्पोर्ट्स नहीं था, आर्ट था, लिटरेचर था, साइंस था, सॉरी, ठीक, साइंस था, और एक हमारा था सोशल सर्विस। तो इन 4 फील्ड से 12 को ये नॉमिनेट करेंगे। 238 इलेक्टेड होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के द्वारा, जिनको हम इलेक्ट करके भेजेंगे स्टेट्स में। ठीक है, समझ गए? तो उनका तो इतना हो गया, और उसमें क्या ही बताना था, राज्यसभा के बारे में तो यही था। ठीक, इनका वोट कैसे होता है, वोट का सिस्टम मैंने बता दिया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। ठीक, और इसमें हाँ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि यूपी में है राज्यसभा में लाइक कितने हो सकते हैं, 31, जबकि त्रिपुरा एक स्टेट है वहां से सिर्फ और सिर्फ कितना, एक बंदा आता है। तो ये सब रीजन क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन यार, यहाँ पर यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ज्यादा लोगों का होगा। त्रिपुरा की पॉपुलेशन कम है इन कंपैरिजन टू द लाइक यूपी, ठीक है, तो इसलिए वहां से कम लोग आते हैं। सेम यूटी से भी आते हैं, समझ गए ना?
ये तो सब इसका हो गया राज्यसभा का। ठीक, अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है राज्यसभा का टेन्योर, टाइम पीरियड के लिए बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो भैया राज्यसभा का जो टेन्योर होता है, पहली बार ये राज्यसभा 1952 में स्टार्ट हुई, आपको पता है। ठीक, और तब से ये कॉन्टिन्यूअस चल रही है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूअस सेशन है जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी एंड नहीं होता। यानी कि डिजॉल्व नहीं होती है, एक परमानेंट सेशन, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, उनका टाइम पीरियड है, यस ऑफ कोर्स, वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और 1/3 मेंबर इसके जो होते हैं हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं। हर सेकेंड ईयर में रिटायर हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक, अब रिटायर वाले ऐसे नहीं दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका राज्यसभा का टेन्योर, समझ गए। राज्यसभा को कोई टेन्योर नहीं होता, सच बताऊं, मतलब सच क्या नहीं, तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, ये कभी डिजोल्व नहीं होता। इसके मेंबर्स का जो टाइम पीरियड वो 6 साल होता है, और इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। बस इस राज्यसभा के बारे में इतना ही जानना है। ठीक, अब हम बात करेंगे दोनों के डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक, कि कहाँ कहाँ पे कोई भी बंदा डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई यानी कि वो हटाया जा सकता है अपने पद से। तो नंबर 1 हो सकता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें वो सारे पद आएंगे एक्सेप्ट, अब कौन कौन से है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक्सेप्ट इसमें बता रखा है कि कुछ होंगे जो पार्लियामेंट ने तय कर रखे होंगे कि ठीक है इन इन पदों पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर वो मिनिस्टर है किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर कहीं का भी यूटी का, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। यानी कि ये बंदे लड़ सकते हैं इलेक्शन, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहले तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर कोर्ट ने उसको मना कर रखा है, यदि वे विकृत चित्त है, यानी कि कोर्ट ने बोल दिया कि ये नहीं लड़ सकता इलेक्शन, या फिर कभी कुछ ऐसा पंगा हुआ है, कोर्ट ने उसको मना कर रखा है, खारिज कर रखा है। नेक्स्ट है अगर वो दिवालिया हो गया हो भैया, जैसे विजय माल्या टाइप के लोग। ठीक, चौथा, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, यानी कि अगर वॉलेंटरली उसने किसी और देश की ले ली, तो आपको पता है इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। आर्टिकल आप बताओ, क्या वो 7 आर्टिकल था या 8 था, जो भी है बताओ। ठीक, तो इंडिया की सिटीजनशिप जैसी चली जाएगी तो उसके लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक, अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा तो वो नहीं लड़ सकता। ठीक, ये हो गए। इसके अलावा अगर जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, जब इलेक्शन वगैरह में उसने कुछ पंगा कर दिया हो कभी, ठीक, या कोई भ्रष्टाचार कर दिया हो, यानी कि करप्शन वर्प्शन जैसा कुछ काम कर दिया, और उसके तहत दोष उसको सजा मिली हो, तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक, नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसे किसी भी क्राइम के चक्कर में 2 या 2+ ईयर की सजा हुई हो, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक, अगर उसको सरकारी ठेका, कोई गवर्नमेंट का जैसे टेन्योर टेंडर वगैरह आते हैं, इनमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, कोई सर्विस वगैरह है इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक, ये सब है, ये सब बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, छुआछूत ऐसे कुछ उसने कांड कभी ना किया हो, कास्टिज्म को ना बढ़ाया हो, कभी कोई दंगा फसाद ना किया हो। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और अगर इन सब डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जब भी कोई बात आती है ना, तो उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है, वो हमारे लेते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक, लेकिन इसमें यह भी है कि प्रेसिडेंट राय लेंगे, यानी कि एडवाइस लेंगे किससे, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बस ध्यान देना इस चीज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंटी डिफेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि दल बदलने के रिगार्डिंग, दल बदल दिया तो बलद नहीं बदल तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बंदा। लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप लोग। ठीक है, पहले तो एंटी डिफेक्शन जो हमारे शेड्यूल है, अनुसूची नंबर किसमें मेंशन है, 10 में मेंशन है। ठीक है, 10th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक, समझ गए। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस है। नंबर एक कंडीशन क्या है कि अगर कोई बंदा है वो अपनी मर्जी से, यानी कि सेल्फ चॉइस है उसकी, कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहा है, यानी कि रिजाइन मार रहा है उस पार्टी से। तो और कब मार रहा है, जिस टिकट पर उसे सिलेक्ट लाइक उसे नॉमिनेट किया गया, इलेक्ट किया गया, वो टिकट पे से वो छोड़ रहा है, तो वो एंटी डिफेक्शन की तरफ हट जाएगा। ठीक, दूसरा, अगर किसी बंदे की पॉलिटिकल पार्टी उसको कुछ बोल रही है करने के लिए, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, या अगेंस्ट जाके सदन यानी कि सेशन, जो सेशन चल रहे होते हैं हमारे पार्लियामेंट के हाउस के, उसमें वोट डालता है, इलेक्शन डालता है, या पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि इसमें आप वोट मत डालो और वो वोट डालता है, या फिर डालने को बोलती है तो वो नहीं डालता है, मतलब ऐसा कुछ करता है जो अगेंस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उस केस में उस पर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन। ठीक, नेक्स्ट, अब आपने सुना होगा कई बार निर्दलीय उम्मीदवार, है ना। तो ये क्या होते हैं, अगर कोई निर्दलीय बंदा मान लो हो गया, बन गया, इलेक्ट हो गया, एमपी बन गया, ठीक, और जैसे ही इलेक्ट हुआ उसके बाद उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो लोगों को तो भैया वो हो जाएगा कि यार हमने वोट इसलिए दिया क्योंकि ये निर्दलीय था, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, बट जैसे ही ये वो बन गया तो उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ गए। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं ना 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, तो उन 12 में से, यानी कि जो भी हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स में से कोई भी बंदा नॉमिनेट होने के कितने टाइम बाद, 6 मंथ्स लेटर, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, समझ गए, ये 4 केसेस थे। अच्छा, इनके रिगार्डिंग जब केसेस आते हैं हमारे लोकसभा या राज्यसभा में, तो ये केसेस का निपटारा कौन करता है, तो देखो भैया, लोकसभा में एक होते हैं स्पीकर साहब हमारे, ठीक, वो फाइनल जजमेंट देते हैं इसके रिगार्डिंग। राज्यसभा में होते हैं हमारे सभापति, जिनको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो राज्यसभा में ये करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं, फाइनल जजमेंट करते हैं। समझ गए। अच्छा, तो एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग अगर कुछ भी ऐसा केस आता है, तो क्या इनकी लाइक कोर्ट में ले आ सकते हो इनके केस को, कि हो सकता है इन्होंने गलत किसी को एंटी डिफेक्शन लगा दिया हो, तो यस, यू कैन। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से चुने गए और आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगा है, अब वो सही है गलत है वो जो भी है, अगर इन्होंने लगा दिया, फिर इन्होंने लगा दिया, सभापति जी ने या इन्होंने, तो आप इस चीज को ले जाके कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। ठीक, तो इन पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। समझ गए। चलो, अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि एंटी डिफेक्शन वाला आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोहरी सदस्य, यानी कि डबल सिटीजन, नहीं सॉरी, डबल मेंबरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट एक टर्म है। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइनिंग वाले बनते हैं, और बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। डबल मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि मान लो लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस हैं आपके, इसके अलावा कोई बंदा या तो यहाँ के इलेक्शन लड़ सकता है, या फिर स्टेट में 2 होते हैं सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ गए। तो कोई बंदा या तो यहाँ के लिए इलेक्शन लड़ेगा, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, मान लो इनमें से कोई बंदा कोई भी 2 जगह के लिए एक साथ जीत गया इलेक्शन, तो वो उस केस में क्या होगा वो बात करते हैं। तो सबसे पहला केस है, अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया पार्लियामेंट में कोई भी बंदा एक बार में एक ही हाउस में मेंबर रह सकता है, दोनों हाउस में नहीं रह सकता। ठीक, सबसे पहली बात। और इन केस ऐसा कुछ होता है, दोनों हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई बंदा दोनों सेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया जाता है, मान लो दोनों में हो गया,
राज्यसभा वालों ने भी भेज दिया, लोकसभा में डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट कर दिया। ठीक, तो क्या होगा, तो भैया इसके पास टाइम पीरियड होता है 10 दिन। कितने, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों लाइक इलेक्ट हो गया है तो 10 दिनों के भीतर उसे बताना होगा कि भैया उसको कहाँ रहना है, किस सदन में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। और अगर नहीं बताता है तो उसकी कौन सी सीट जाएगी, उसकी राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, यानी कि उसको लोकसभा की सीट अपने आप मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप लोग। अगर कोई लोकसभा लोकसभा दोनों के लिए इलेक्ट होता है तो 10 दिनों के अंदर ये बताएगा कि उसको या तो लोकसभा में रहना है या तो राज्यसभा में। अगर नहीं बताता है तो ऑटोमेटिकली उसको राज्यसभा की सीट उसकी चली जाएगी और उसको मिल जाएगी लोकसभा की सीट। समझ गए पहला कंडीशन। चलो अब दूसरी कंडीशन बात करते हैं। मान लो कोई बंदा लोकसभा का था, ठीक, और अभी वो लोकसभा का है लेकिन साथ ही साथ वो राज्यसभा का भी मेंबर इलेक्ट चुन लिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑटोमेटिकली उसका जो पहले वाला हाउस है, जो पहले वाला है, अब जैसे मैंने इस एग्जांपल में तो लोकसभा दे रखा है तो उसकी लोकसभा की सीट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक, इसमें कुछ नहीं होगा। मान लो अगर वो राज्यसभा का था, लोकसभा में इलेक्ट हो गया, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी, यानी कि वो लोकसभा का मेंबर बना रहेगा। समझ गए, ध्यान समझना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सीधे उसमें पूछेंगे स्टेटमेंट में, और सीएपीएफ में तो बहुत प्यार से पूछता है सब चीजें। ठीक, चलो अब बात करते हैं, अगर इफ कोई बंदा या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक, या है, ध्यान रखना, दो दो सीटें, लोकसभा में 2 सीटों से मिल गई हैं उसको, या फिर राज्यसभा में 2 सीटें मिल गई। ठीक, सीटें आप समझ रहे हो क्या मतलब है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, मान लो स्टेट में होती है ना, कि वो बड़े मतलब जैसे आपके स्टेट में बहुत सारे सिटीज होंगे, तो सिटीज से होते हैं ना, बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं कि वहां से कौन लड़ रहा है, वहां से कौन लड़ रहा है, तो वो सीट्स वहां से निकलती हैं। ठीक है, तो लोकसभा में 2 सीट से मान लो कोई जीत गया खट्टी, या राज्यसभा में 2 सीटें जीत गया। ठीक, ये दोनों में से कोई एक केस हो गया कि एक केस, एक सीट पे तो वो था, एक और मिल गई इसमें, सेम इसमें एक पे था, या फिर एक मतलब किसी भी एक हाउस में मान लो हो गया। चलो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक को समझते हैं, दूसरा आप समझ लेना। हम मान लेते हैं लोकसभा में कोई बंदे को 2 सीटें मिल गई। ठीक, 2 सीटों के लिए वो चूज कर लिया गया, तो उसे स्वेच्छा से, यानी कि उसको अपनी इच्छा से कोई एक सीट चूज करनी पड़ेगी। या तो सीट कोई एक सेलेक्ट करे, और नहीं करेगा तो पता है इस केस में क्या होगा, अगर इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं करता है तो दोनों सीटें चली जाएंगी भैया, ध्यान रखना, तो दोनों सीटें चली जाएंगी इस केस में। ठीक, इसी तरह एक और केस है जो इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पीरियड पे संसद, यानी पार्लियामेंट, या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी सदस्य, मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक, और अगर कोई बंदा ऐसा हो जाता है तो उसको 14 डेज के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर उसको स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को खाली करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी पार्लियामेंट वाली सीट चली जाएगी। मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम पे बंदा पार्लियामेंट और स्टेट की सीट पे नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको विद इन 14 डेज आप अपनी स्टेट की सीट खाली करनी पड़ेगी, अदरवाइज की पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी। समझ गए आप, चलो एंटी डिफेक्शन में, सॉरी हमारे वैकेंसी ऑफ सीट वैकेंसी में इतना ही था। ठीक, रेजिग्नेशन का भी केस आता है कि अच्छा अगर कोई मिनिस्टर चाहे तो रिजाइन कर सकता है। यस, रेजिग्नेशन अगर कोई करना चाहे तो राज्यसभा में अगर कोई रिजेक्शन करना चाह रहा है तो वो सभापति, जो कि कौन होंगे वहां पे, वाइस प्रेसिडेंट, उनको कर सकता है। और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उनको बोल सकते हैं जिसको भी रिजाइन करना है। ठीक, ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करते ही इनका पद खाली हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं, ऐसा केस होता है कई बार, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है, इनको इनकी अपनी दिमाग लगाया इन्होंने कि हो सकता है इनको लगा कि जो बंदा रिजाइन कर रहा है हो सकता है उसको
फोर्सफुली करवाया जा रहा है या फिर कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो ऐसे केस में वो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। ठीक। चलो अब एक केस आता है एब्सेंस वाला, कि भैया जैसे स्कूल में हम जाते हैं ना कि इतने दिनों के बाद अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो आपका नाम कट जाएगा, तो इसमें भी होता है कि 60 दिनों तक अगर आपने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, कहाँ, लोकसभा या राज्यसभा में, मतलब जहाँ के भी आप हो, अगर 60 दिनों तक आप कॉन्टिन्यू अगर आप एबसेंट हो तो आपकी सीट छिन जाएगी, यानी कि चली जाएगी, सीट गई। ठीक, समझ गए। चलो, इसमें एक प्रोविजन है कि भैया 60 दिनों की जो काउंटिंग होती है ना, इसमें वो जो हमारा सेशन होता है इसका जो स्थगन होता है, ठीक है, जैसे सेशंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसमें 4 दिनों से ज्यादा की अवधि को इंक्लूड नहीं करते, 4 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड को इंक्लूड नहीं करते। ठीक। अब ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा आपको समझ जरूरत है नहीं, बाकी छोड़ो। अच्छा, अदर स्टेट अदर सिचुएशन क्या हो सकती हैं खाली करने की। ठीक है, अदर कंडीशंस अदर सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर एक हो सकती है कि यदि न्यायालय यानी कि कोर्ट ने बोल दिया हो कि जिस भी इलेक्शन से कोई बंदा इलेक्ट हुआ है वो इलेक्शन ही नल एंड वाइड था, इलेक्शन में कोई घपला हो गया था, इसलिए किसी मेंबर की मेंबरशिप जा सकती है किसी एमपी की। ठीक है, जो लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुना गया है, मान लो कोर्ट ने ये बोल दिया कि ठीक है भैया, फला फला भाई साहब, रामू साहब जो भी थे हमारे, वो जिस सीट से हुए थे, जिस भी ईयर में हुए थे, उस टाइम का जो इलेक्शन था वो गलत तरीके से हुआ था, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह था, तो इलेक्शन, तो इस केस में भी रामू की सीट चली जाएगी लोकसभा से। ठीक, एक ये केस हो गया। दूसरा है कि या तो उसको सदन यानी कि हाउस जो भी है उसको निकाल दे, हाउस से उसको निकाल दिया जाए। ठीक। तीसरा केस हो सकता है अगर वो वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, चुन लिया जाएगा प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट, तो उसका सीट चला जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है। या फिर किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए उन्हें। ठीक, इस केस में भी उनकी सीट चली जाती है। समझ गए। चलो अब बात करते हैं ओथ एंड एफर्मेशन। तो ओथ की बात करें तो सेशन यानी कि पार्लियामेंट के जो ईच मेंबर है हमारा, ठीक, वो जो ओथ लेता है उसको ओथ दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, या प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी बंदा अपॉइंटेड होगा, ठीक है, कोई भी पर्सन अपॉइंटेड होगा, वो इन सभी लोगों को क्या करेगा, ओथ दिलाएगा। ठीक, ध्यान रखना, हमारे पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनको या तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे या फिर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन उनको ओथ दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, सबको प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे तो प्रेसिडेंट जी की हालत को तो पता ही आपको क्या होगा। और ओथ में तो भाई आपको कि मैं भारत की सेवा करूंगा, भारत की प्रभुता, अखंडता, इंटीग्रिटी, सबको ध्यान रखूंगा वगैरह वगैरह, ड्यूटीज को निर्वहन करूंगा अच्छे से वगैरह वगैरह। ठीक। अच्छा, एक केस ऐसा आएगा, मान लो बिना ओथ के कोई बंदा बैठ गया, ओथ नहीं ली, विदाउट ओथ क्या बैठ सकता है क्या? तो भैया जब तक आप शपथ नहीं लेते, ओथ नहीं लेते, तब तक आप हाउस की सिटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक, और ना ही आप वोट दे सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आप करते हो, ऐसी हरकत करते हो, आपने ओथ नहीं ली है और आप जाके हाउस में बैठ रहे हो, ठीक, तो सबसे पहले तो पर डे आपसे जुर्माना पड़ेगा। कितना रुपए? 500 रुपीज का। ठीक, 500 रुपए का आपसे जुर्माना पड़ेगा। जुर्माने के और भी केस हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि एक तो हो गया आपने शपथ नहीं ली यानी कि ओथ नहीं ली। ठीक, दूसरा दूसरा क्या केस हो सकता है, आपको जुर्माना पड़ेगा कि आपको पता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, किसके लिए, मेंबरशिप के लिए। किसकी मेंबरशिप? सदन के मेंबर बनने के लायक नहीं हो और आप बैठ रहे हो, तो आपसे
₹500 पर डे का चार्ज पड़ेगा। पहले तो आपको घुसने नहीं देंगे। खैर, या जब आपको मालूम हो कि किसी भी पार्लियामेंट्री विधि के तहत उसे बैठने या वोट देने का राइट नहीं है, जैसे कई बार प्राइवेट मेंबर होते हैं ना, उनको नहीं होता वोटिंग राइट वगैरह, तो ऐसे केस में आपसे भी चार्ज लग जाएगा अगर आप ऐसा कुछ करते हो। पर ठीक है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जो पेंशन मिलती है ना हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को, पेंशन, ये पेंशन का कहीं भी मेंशन नहीं है। कहाँ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक। पेंशन ये पार्लियामेंट खुद अपने मेंबर्स को देती है। ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो 36 मिनट की होगी, चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोकसभा के स्पीकर भाई साहब के बारे में, और राज्यसभा के स्पीकर जो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट जो भी हैं, इन सबके बारे में बताऊंगा। ठीक। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आई नो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी डाउट में होगी, बट आई डोंट थिंक डाउट होना चाहिए। काफ़ी इजी कर दिया है लोकसभा राज्यसभा को मैंने, बहुत बेसिक समझा दिया है, ऊपर ऊपर से एकदम हलवा कर दिया है। ठीक। खैर, अब देखते हैं लोकसभा को कैसे प्रोसाइड, प्रोसीजिंग क्या है उनकी। ठीक है, इन दोनों हाउसेस का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टेंशन मत लो। इसके 2 पार्ट्स और बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक में सिर्फ इनका प्रोसीजर सब कुछ पता लगेगा, और एक में हम एक और चीज़ें कुछ हैं वो बता देंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप यहाँ तक रखते हैं अभी, बाकी और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हम पार्ट पार्ट नंबर 5 ही पढ़ रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो भी हैं नेक्स्ट वीडियो में, उनकी पावर्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे यार, बाय बाय।